बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज की जो ये हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे है। ये आपने सारी देखनी है और आगे शेयर भी करनी है। इससे आपको, आपके फैमिली मेम्बरान को, दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसौत का बुखार, दूध का बुखार क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं और इसका क्या इलाज है। औरतों में बच्चे की पैदाइश के बाद अमूमन बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ज़चकी से पहले और बाद में औरतों में ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा होता है। ये एक आम सी बात है। इसमें जज्बात, ख्यालात और जो वहम है, जिस्म से खराश और इसके अलावा आँखों से पानी या बहराना, ये तकरीबन 50% औरतों में आम तौर पर पाया जाता है। इसकी वजूहत क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा वजूहत है कि ये ज़चकी के दौरान अमूमन इस तरह होता रहता है, क्योंकि एक जहन में एक बात आ जाती है कि बच्चे की पैदाइश किस तरह होगी, क्या तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये आम तौर पर औरतों में हो जाता है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसौत का बुखार। यानी ये बुखार क्यों होता है? तो ये बेसिकली ये बुखार ज़माने ज़चकी में भी हो सकता है और अस्कात हमल के बाद भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये ऐसा मर्ज़ है कि वबा की शक्ल में भी फैल सकता है, यानी ये एक ज़चा से दूसरी ज़चा को भी लग सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसके लिए ऐसी ज़बरदस्त और अच्छी मेडिसिन दस्तियाब हैं जिनके बर वक्त इस्तेमाल से इस मर्ज़ से ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि फ़ौरन ही सेहत भी हासिल की जा सकती है। जबकि इसके मुतबादिल एक एलोपैथिक डॉक्टर फर्गूसन का कॉल है कि हमारे पास बहुत सारे ज़राए होने के बावजूद भी और तमाम अद्वियात होने के बावजूद भी हम सिर्फ बामुश्किल 3 में से 1 मरीज़ा को बचा सकते हैं। अगर हम 3 में से 2 को बचा लें तो ये एक बड़ी ही अच्छी और भारी मिकदार होगी। लेकिन होम्योपैथिक में इंशाल्लाह इससे भी अच्छी और ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जिनको बर वक्त इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक लंबी डिटेल है। अभी आते हैं कि इसके असबाब मर्ज़ क्या हैं, कौन से ऐसे असबाब मर्ज़ हैं जिनकी वजह से ये मर्ज़ फैलता है। तो सबसे पहले यह है कि इसको बेसिकली एक जरासीम है जिसको अंग्रेज़ी इस्लाह में स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस कहते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ फैलता है। जब बच्चा पैदा होने के बाद अनोल वगैरह दुरुस्त तौर पर खारिज ना हों और रहम में खून के लोथड़े पैदा हो जाएँ या जनैन अंदर में सड़ जाए या वज़ हमल के वक्त दाइया जो है वो उसकी उंगलियों के साथ कोई इन्फेक्शन या अंदर को ज़ख़म बन जाए तो ये मसला पैदा हो जा सकता है। अमूमन दाइया क्या करती हैं कि वो एक औज़ार से, या जो डॉक्टर होती हैं एक ही औज़ार से मुख्तलिफ़ ज़च्चा को ट्रीट करती हैं, तो इससे भी ये मर्ज़ फैल सकता है। तो इसके अलामात मर्ज़ क्या हैं कि इसमें सबसे पहले ये होता है कि बच्चे को जन्ने के बाद, पैदाइश के बाद अमूमन 3 या 4 यौम के बाद खफीफ से जाड़ा लगना शुरू हो जाता है और बुखार चढ़ जाता है। अमूमन ये बुखार 103 से 105 तक चला जाता है और नब्ज़ की रफ्तार बहुत ही तेज़ हो जाती है और आम तौर पर 120 से 160 तक चली जाती है। रहम के मकाम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शिकम फूल जाता है, जिसके बस मरीज़ा पुश्त के बल उसको लेटना पड़ता है और टांगे स्केड़ के लेटती है। सांस तकलीफ़ से आती है और जल आती है, बहुत शिद्दत की, बहुत प्यास लगती है और बाज़ औक़ात मतलियाँ और कह भी आना शुरू हो जाती हैं। छातियों में दूध पैदा नहीं होता है और रहम से रतूबत खारिज नहीं होती है। अगर खारिज होती भी है तो बहुत ही थोड़ी मिकदार में होती है और नहायत ही बदबूदार होती है और बाज़ औक़ात हज़ियान भी हो जाता है। और इसमें एक अहम अलामत पाई गई है कि मरीज़ा बच्चे और खाविंद से नफ़रत शुरू कर देती है और इसका इलाज नहायत ही आहिस्ता आहिस्ता होता है और आहिस्ता आहिस्ता शफायाबी होती है। तो इसमें कौन सी हमने होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट चंद एक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बात कि आपने कोई भी दवाई अपने तौर पर नहीं लेनी है। जब भी कोई मेडिसिन लेनी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है एकोनाइड। ये हमने कब लेनी है? ये जब इब्तिदा में बुखार हो, बहुत तेज़ बुखार हो, जिस्म खुश्क हो, घबराहट हो और मरीज़ा इधर उधर हाथ पाँव मारती हो और प्यास की बहुत ज़्यादा इसको शिद्दत हो। दूध के बुखार में ये अकेली दवाई अमूमन काफ़ी हो जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पे है जो है मेडिसिन है बेलाडोना। ये क्या होती है कि इसमें जब इज्तिमाई खून हो, सर की तरफ चेहरा तमतमाता हो, आँखों की पतलियाँ फैली हुई हों और बहुत ही बेचैनी हो और दिमाग में नुक्स हो, हज़ियान हो और ऐसा हो कि अनोल का अखराज बिल्कुल ही रुक जाए और सांस बहुत ही बदबूदार हो, तो हमने जो मेडिसिन इस्तेमाल करानी है वो है बेलाडोना। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है ब्राइउनिया। ये आप
یہ ہم نے کب استعمال کرانی ہے؟ یہ ہم اس وقت استعمال کرانی ہے جب پستان تنے ہوئے ہوں، سینے میں دباؤ ہو اور گولی مارنے کی سی دردیں ہوں، تو یہ میڈیسن ہم نے استعمال کرانی ہے۔ اس میں ایک اور بہت ہی زبردست علامت ہے کہ زبان خشک ہو اور منہ خشک ہو۔ اس کے علاوہ ایک بہت زبردست میڈیسن ہے کہ جس کا نام ہے بیپٹیشیا، وہ ہم نے کب استعمال کرانی ہے؟ جب مریضہ بالکل تھکی ہوئی ہو، اس کا تمام جسم دکھتا ہو، زبان کے میانہ میں بھوری لکیر سی آ گئی ہو، تنفس بدبودار ہو، اور جو اندر سے اس کے مواد اخراج ہو، چاہے پخانہ ہو یا دوسرا ہو، نہایت ہی بدبودار ہو، تو ہم نے جو میڈیسن استعمال کرانی ہے۔ اور ساتھ میں ایسا ہو کہ جس طرح تپ محرکہ کی سی علامات ہیں، تو یہ میڈیسن ہم نے استعمال کرانی ہے۔ اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور لاسٹ میں، میڈیسن تو بہت ہیں لیکن صرف میں 4 میڈیسن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک زبردست میڈیسن ہے اگنیشیا۔ پرسود کے بخار میں جب خون بہت زیادہ زہر آلودہ ہو جائے تو یہ دوائی نہایت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس دوائی سے آپ انعدام نانی میں پچکاری بھی کر سکتے ہیں، جس سے اس کے اندر بدبو ختم ہو سکتی ہے۔ یہ صرف چند میڈیسن تھی جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں کچھ ضروری آپ کو ہدایات بھی بتا رہا ہوں جن پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مریضہ کو ہم نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ٹھنڈا پانی پلاتے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے بخار کو تسکین ملے گی، اور اس کے ساتھ ہم نے مریضہ کو آس جو اور دودھ وغیرہ ضرور پلانا ہے تاکہ اس کی قوت طاقت قائم رہ سکے۔ گرم پانی اگر کچھ بھی آپ کو نہیں ہے اور کہیں آ رہی ہے تو آپ اس کو گرم پانی تھوڑا سا دیں گی تو انشاءاللہ اس سے کہیں رک جائیں گی۔ مریضہ کا جو ہم نے کمرہ رکھنا ہے وہ ہوادار رکھنا ہے، اور اسپیشلی جب اس کی تمداری کے لیے کوئی آئے تو اسے آپ پہلے بتائیں یا خود سوچنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کسی بھی خوف و غم کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ اس میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انعدام نانی بدبو بہت زیادہ ہے، نفاس خارج ہوتا ہو اور تو ہم نے کیا کرنا ہے، تو تھوڑا سا ہم نے گرم پانی لینا ہے، اگنیشیا کے چند قطرے ڈالنے ہیں، تو ہم نے اس کی انعدام نانی میں پچکاری کرنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک اور اہم بات کہ جب پرسود کا بخار جوں ہی شروع ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچے کا دودھ بالکل بند کر دینا ہے، یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو یہ شارٹس میڈیسن نے میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ پرسود کا بخار کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کسی بھی مسئلے صورت میں میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی دوائیاں یا آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، آپ نے جب بھی کوئی بھی میڈیسن لینی ہے تو اپنے طور پہ کوئی بھی میڈیسن نہیں لینی ہے، ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ ہمارے ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو اویئرنیس دینا ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔